दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इंसेप्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हमारा जीके के ऊपर है, जनरल नॉलेज, जो दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट रखता है आपके सिलेबस में। अगर आप आरआईएमसी के एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप आरएमएस के एग्ज़ाम दे रहे हो, सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये तीनों एग्ज़ाम्स के लिए आपको जीके बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जीके के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो चलो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि जीके का जो पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन हम लोग सीरीज़ पूरी लेके आएंगे वो हमारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस रहेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए उसके ऊपर रहेंगे। और दोस्तों ये मैं इस सेशन में आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो अलग अलग एग्ज़ाम्स में आए हैं उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करते रहेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन जीके का आज है दोस्तों, विच एनिमल वॉज रिप्रेजेंटेड ऑन द मॉस्कट ऑफ द दिल्ली एशियन गेम्स इन 1982। दिल्ली एशियन गेम्स जो हुए थे 1982 में, उसमें मॉस्कट क्या कंसिडर किया गया था? तो दोस्तों आपको अभी यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं एलिफेंट, लॉयन, टाइगर एंड पांडा। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन रीड करने के बाद आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि व्हाट इज़ मीन बाय मॉस्कट। तो इसका अर्थ जो होता है दोस्तों, इसको हम लोग मानते हैं शुभ, जो लकी हम इसको मानते हैं। कोई पर्सन हो, कोई थिंग हो, कोई व्यक्ति हो या कोई एनिमल हो जिसको हम लोग लकी मानते हैं, तो 1982 में एज अ मॉस्कट कंसिडर किया गया था एलिफेंट। दोस्तों ये सही आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए, वो आपका सही आंसर है। तो दोस्तों आप देखेंगे आगे कि इसमें हम लोग, अगर आप 2023 में चल रहे एशियन गेम्स की बात करेंगे तो उसमें एशियन गेम्स 2023 के उसमें लॉर्ड हनुमान, उसको मॉस्कट कंसिडर किया गया है। तो अभी जो गेम चल रहे हैं दोस्तों वो चाइना में चल रहे हैं। अभी आपका जो करंट एग्ज़ाम आने वाली है उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो देखते हैं अगले क्वेश्चंस को क्या है। द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज द रिकेट्स। आपको ऑप्शन दिए गए हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन B12। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले आपके माइंड में आएगा दोस्तों कि रिकेट क्या होता है। रिकेट के बारे में हम लोग पहले देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस, आपको सारे विटामिन्स के बारे में जब आपको पता होगा तब आप सही आंसर को आप चूज़ कर सकते हो। तो हम लोग बात करेंगे सही अब जो आंसर है आपका वो विटामिन डी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिकेट्स क्या होता है। तो रिकेट इज अ चाइल्डहुड डिसीज वेयर योर चाइल्ड बोन्स आर टू सॉफ्ट। ये एक छोटे बच्चों में पाया जाने वाला डिसीज़ है। वो बड़े लोगों को भी होता है, लेकिन छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमतरता ज़्यादा होती है। कॉजिंग देयर बोन्स टू रैप, बेंड, ब्रेक मोर इजीली। छोटे बच्चों के जो बोन्स होते हैं वो इजीली बेंड हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और वो विटामिन डी की कमी से होते हैं। उस डिसीज़ को हम लोग बोलते हैं दोस्तों रिकेट्स। इट्स टिपिकली कॉज बाय द लैक ऑफ विटामिन डी, बट इन रेयर केसेस, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें जेनेटिकली भी हम लोग उसको मानते हैं कि बाय जेन्स भी वो डिसीज़ ट्रांसफ़र होता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन ए की। तो विटामिन ए जो है, आपको पता है दोस्तों, डिफिशियंसी कैन कॉज द विजन लॉस। विटामिन ए की मात्रा अगर आपकी बॉडी में कम है, अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो और लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर विटामिन ए की कमी आपकी बॉडी में है, तो आपको विजन लॉस हो सकता है, जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस भी हम लोग बोलते हैं दोस्तों। इट कैन ऑल्सो लीड टू कॉम्प्लिकेशंस विद योर स्किन। आपकी स्किन को प्रॉब्लम होगा, हार्ट को प्रॉब्लम होगा, लंग्स को प्रॉब्लम होगा, आपके टिश्यूज़ को प्रॉब्लम होगा और दोस्तों आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो भी कमज़ोर हो जाएगी। विटामिन सी की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? पीपल फील टायर्ड, तो आप थका हुआ महसूस करते हो अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमतरता है। वीक महसूस करते हो, इरिटेबल महसूस करते हो। सेवर डिफिशियंसी कॉल एज द स्कर्वी। विटामिन सी की कमतरता से आपको स्कर्वी हो सकता है। कॉजेज द ब्रशिंग गम्स एंड, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, डेंटल प्रॉब्लम्स भी आपको आ सकती है। ड्राई हेयर एंड स्किन, आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, हेयर ड्राई हो सकते हैं। और एनीमिया मतलब कमजोरी होती है दोस्तों, आयरन की कमी होती है। यहाँ पे आप देखोगे डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन द सिम्टम्स एंड समटाइम्स ब्लड टेस्ट। उसका डायग्नोसिस करने के लिए आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है, तब आपको पता चलता है कि आपके बॉडी में विटामिन सी की मात्रा कमी है। विटामिन B12 की अगर बात करेंगे दोस्तों, इट इज़ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट प्ले अ रोल इट में बॉडीली फंक्शंस लाइक इंक्लूडिंग द रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन,
रेड ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए विटामिन B12 बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। नर्व्स फंक्शंस एंड DNA सिंथेसिस के बारे में भी उसका रोल होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, और अगर हम लोग बात करेंगे इंडियन गवर्नर की तो वो थे सी राजगोपालचारी। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, सी राजगोपालचारी ये इंडियन गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले और आखिरी दोस्तों। उसके बाद फ्रीडम हमें मिल गया था, तो वो जो पोजीशन थी गवर्नर जनरल की उसके बाद वो ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ऑन अगस्त 15, 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान गेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन। सबको पता है दोस्तों कि 1947 में 15 अगस्त को हमें फ्रीडम मिला था ब्रिटेन से। माउंटबेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तब तक माउंटबेटन जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे। ही सर्व हिज रोल फॉर 1 ईयर। उसने 1 साल तक गवर्नर जनरल का पद संभाला था। until he was succeeded by the चक्रवर्ती राजगोपालचारी in 1948 में जब सी राजगोपालचारी चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने वो अपने हाथ में कारोबार लिया, तब तक माउंटबेटन ही वो काम देखते रहे थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन। उसमें हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आइडेंटिफाई द इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट। एक इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट को हमको आइडेंटिफाई करना है जो हु वॉज द फाउंडिंग डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। यहाँ पे जो फाउंडिंग डायरेक्टर थे वो कौन थे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के। दोस्तों आपको ज़रा सोचना है और आपके दिमाग के ऊपर जोर देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपको होमी बाबा, होमी जे भाभा, होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई, आर्यभट्टा और रामानुज। तो आप दोस्तों इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये ग्रेट पर्सनालिटीज़ है हमारे इंडिया की। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए है, होमी जहांगीर बाबा। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन थे होमी जहांगीर बाबा। होमी जहांगीर बाबा इन 1945 बाबा फाउंडेड द टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च TIFR इन बॉम्बे। वो फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे विक्रम साराभाई कौन थे। विक्रम साराभाई इज इन 1962 ही फाउंडेड द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसका शॉर्ट फॉर्म भी दिया है दोस्तों यहाँ पे, विच वॉज लेटर रीनेम द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की जो फाउंडेशन है वो विक्रम साराभाई थे वहाँ पे उनको बिल्ड करने के लिए। अंडर द साराभाईज लीडरशिप इसरो डेवलप इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट। साराभाई, विक्रम साराभाई की लीडरशिप में ही इसरो ने सबसे पहले सैटेलाइट बनाया था। आर्यभट्टा विच वॉज लॉन्चेस इन 1975। आर्यभट्टा नाम का पहला सैटेलाइट और जो लॉन्च किया गया था 1975 में वो विक्रम साराभाई की लीडरशिप में बनाया गया था दोस्तों। अगला जो पर्सनैलिटी है वो है आर्यभट्टा। आर्यभट्टा वॉज द मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर हु लिव इन द इंडिया इन 5th सेंचुरी कॉमन इरा। 5th सेंचुरी में आर्यभट्टा हो चुके हैं। ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फंक्शन ही कैलकुलेशंस ऑफ सोलर एंड लूनार ऑर्बिट्स। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है दोस्तों, सोलर और लूनार ऑर्बिट्स के बारे में भी उन्होंने रिसर्च किया है। और जीरो का यूज़, द यूज़ ऑफ जीरो एज अ नंबर, द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड कैलकुलेशंस ऑफ द सोलर एंड लूनार ऑर्बिट्स, प्रेडिक्शन ऑफ इक्लिप्सेस जो होते हैं सोलर इक्लिप्स और लूनार इक्लिप्स, इसके बारे में भी आर्यभट्टा ने हमें 5th सेंचुरी में ही बता दिया था दोस्तों। उसके बाद एक पर्सनैलिटी है रामानुज। वो कौन थे, तो आपको रामानुज के बारे में एक मूवी भी आ चुकी है दोस्तों, आप देखेंगे। रामानुज वॉज बॉर्न इन एरोड इंडिया इन 1887। इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स। रामानुजन ने मैथमेटिक्स में उनका कंट्रीब्यूशन दिया है। नंबर्स थ्योरी उन्होंने दी है दोस्तों, इन्फिनाइट सीरीज, कंटिन्यूस फ्रैक्शंस, ये सारी चीज़ें हमें रामानुजन की देन है दोस्तों। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन है व्हेन वॉज बांग्लादेश फॉर्म। बांग्लादेश कब बना था। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन A B C D, 1971, 1970, 1905, 1947। तो दोस्तों आपको क्या लगता है
बांग्लादेश जो फॉर्म हुआ था वो इंडिपेंडेंट के वक्त हुआ था या इंडिपेंडेंट के बाद हुआ था? तो उसका सही आंसर जो है दोस्तों, वो सही आंसर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, इन 1971। तो हम लोग देखेंगे कि कौन से ईयर में क्या हुआ था, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे आप बात करेंगे 1971 में क्या हुआ था। तो बांग्लादेश वॉज फॉर्म ऑन, कब हुआ था बांग्लादेश फॉर्म? तो मार्च 26, 1971 में बांग्लादेश फॉर्म हुआ था दोस्तों। क्यों फॉर्म हुआ था? यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, फॉलोइंग द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, किसके बीच में हुआ था? विच वॉज 9 मंथ वॉर, 9 महीनों तक वो वॉर चला था दोस्तों। ईस्ट पाकिस्तान जो अब का बांग्लादेश है और वेस्ट पाकिस्तान, इनके बीच में वो वॉर हुआ था और इंडिया की मदद से बांग्लादेश जो है वो सेपरेट हुआ था दोस्तों। बांग्लादेश फॉर्म हुआ था 1971 में। उसके बाद 1970 में क्या हुआ था वो देखेंगे दोस्तों हम लोग। द 1970 इंडियन जनरल इलेक्शंस वाज हेल्ड, इंडियन जनरल इलेक्शन हुए थे 1970 में। द 1917 इंडियन जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड ऑन February 15 to 20 के बीच में इलेक्शंस हुए थे 1970 में। द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC वोन द इलेक्शंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस उस इलेक्शन में जीती थी दोस्तों। और इंदिरा गांधी जो थी बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी टाइम्स इंदिरा गांधी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी दोस्तों। उसके बाद 1905 की अगर बात करेंगे तो 1905 में क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल की फाड़नी जिसको हम लोग बोलते हैं। स्वदेशी मूवमेंट हुई थी एंड द राइज ऑफ महात्मा गांधी वेयर ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स 1905 में हुए थे दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे 1947 में। तो हम लोगों ने इसके पहले जो क्वेश्चन देखा था कि 1947 में हमें ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिला था। 1947 वॉज मोमेंटनस ईयर in Indian history. It was the year that India gained the independence from the British rule after nearly 2000 year. 200 साल बाद हमें ब्रिटेन से, ब्रिटिशों से इंडिपेंडेंस मिला था दोस्तों। तो जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? चूज द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि द यूनाइटेड नेशंस वॉज फाउंडेड इन, कौन से साल में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की थी, फाउंड हुआ था यूनाइटेड नेशंस? 1944, 1945, 1946 और 1947। तो दोस्तों यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि रिस्पेक्टिवली ईयर्स बताए गए हैं 44, 45, 46, 47। तो अगर आप अच्छे से आपने पढ़ाई किया होगा तो आपको आंसर पता होगा दोस्तों। 1945 उसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों आप देखोगे 1945 उसका सही ऑप्शन है। आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे 1945 में यूएन की स्थापना की थी। यूएन क्या है? यूनाइटेड नेशंस क्या है? द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1945। एक यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों बनाई गई है दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? अगर आप सिविक्स की बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे, पॉलिटी की बात करेंगे, अगर आप उसकी पढ़ाई अच्छे से आपने की होगी तो आपको पता चलेगा। और इसकी स्थापना जो थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की गई थी दोस्तों। इट वॉज फॉर्म टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांतता निर्माण करना, पीस निर्माण करना, सिक्योरिटी, डेवलपिंग द फ्रेंडली रिलेशंस अमॉन्ग द नेशंस, अलग अलग नेशंस जो वर्ल्ड वॉर में जिन्होंने अपोजिट वॉर किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इन लोगों में एक फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, इसके लिए ये यूएन की स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए और कंट्रीज़ के बीच में फ्रेंडली रिलेशन आने के लिए। प्रोमोटिंग द सोशल प्रोग्रेस, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड एंड ह्यूमन राइट्स, ये सारे जो मुद्दे हैं वो यूएन इन मुद्दों के ऊपर काम करता है। यूएन बहुत बड़ी संस्था है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में हम लोग वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस की। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग, ये जो नीचे आपको कुछ डिसीज़ के नाम दिए हैं, इसमें से जो डिसीज़ है ब्रेन रिलेटेड डिसीज़, द डिसीज़ रिलेटेड टू द ब्रेन, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप मेनिंगिटिस, जॉन्डिस, माइग्रेन, डायबिटीज़, दोस्तों अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है तो आप इजीली फटाफट उसको टिक कर सकते हो, या फिर आपको बहुत सोचने में टाइम लेना पड़ेगा। दोस्तों ब्रेन रिलेटेड जो डिसीज़ है वो डिसीज़ आपका होता है माइग्रेन। माइग्रेन, अब आपने सुना है कि यार किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो वो एग्जैक्टली माइग्रेन होता क्या है दोस्तों? माइग्रेन इज अ सेवर एंड डिसेबलिंग ब्रेन कंडीशंस और जेनेटिक न्यूरोलॉजिक डिसीज दैट अफेक्ट द पीपल डिफरेंटली विद द वाइड रेंज ऑफ द डिसीज
सेवेरिटी। माइग्रेन का हर व्यक्ति को थोड़ा अलग अलग हर व्यक्ति को अलग अलग प्रॉब्लम होता है। किसी का सर दर्द होता है, आधा सर दुखना वगैरह, ये सारी चीज़ें उसकी होती है। मेनिंगिटिस क्या होता है? मेनिंगिटिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ अन मीनिंग्स द मेम्ब्रेन दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो मेम्ब्रेन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है उसमें सूजन आ जाती है दोस्तों, इन्फ्लेमेशन हो जाता है वहाँ पे, उसको हम लोग मेनिंगिटिस बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे जॉन्डिस किसको बोलते हैं। जॉन्डिस को दूसरा नाम जो है दोस्तों पीलिया, हम लोग मराठी में उसको काविड होना भी बोलते हैं। तो आपकी स्किन जो होती है पूरी येलो येलो हो जाती है, उसके जो बहुत से आप उसको अगर पढ़ाई करोगे तो आपको सही से समझ आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे डायबिटीज़। डायबिटीज़ को बोलते हैं मधुमेह। डायबिटीज़ क्या होता है दोस्तों? आपका पैनक्रियाज जो जूस प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियाटिक जूस, वो आपकी बॉडी में शुगर की लेवल को कंट्रोल करता है। दोस्तों अगर शुगर कम है या फिर शुगर ज़्यादा है तो भी आपको डायबिटीज़ होता है। तो उस शुगर को कंट्रोल करने का काम हमारे पैनक्रियाटिक जूस करता है दोस्तों। अगर वो काम करना बंद कर दे तो आपकी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ होने के बाद बहुत सारे डिसीज़ होने लगते हैं दोस्तों, और जल्दी से कुछ डिसीज़ क्योर भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, उसके लिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। काउ डंग कैन बी यूज एज द मैन्योर एज इट इज रिच इन। काउ डंग को एज अ मैन्योर, एक कंपोस्ट हम लोग काउ डंग को यूज़ करते हैं, खेत में डालते हैं, उससे अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन हमें मिलता है। तो वो क्यों डालते हैं, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ ज़्यादा होती है? तो ये आपको ऑप्शन दिए हैं, नाइट्रोजन, मर्क्यूरी, शुगर, कैल्शियम। तो दोस्तों आपको अगर आपने क्रॉप प्रोडक्शन या फिर फर्टिलाइजर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आप उसका सही आंसर दे सकते हैं। तो उसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, नाइट्रोजन है उसका सही आंसर। नाइट्रोजन, काउ डंग कैन बी यूज एज द मैन्योर एज इट इज रिच इन द नाइट्रोजन। काउ डंग में नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर होती है दोस्तों। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, NPK जिसको हम लोग बोलते हैं। इट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हेन इट मिक्स विद द सॉइल। वो जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करता है नाइट्रोजन, जो सॉइल में मिक्स होते हैं दोस्तों। इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल एंड हेल्प टू मेंटेन द मॉइस्चर। सॉइल में मॉइस्चर मेंटेन रखने का काम करता है और सॉइल का टेक्सचर भी मेंटेन करता है, टेक्सचर भी इम्प्रूव करता है। ये सारी खूबियाँ हैं नाइट्रोजन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आपके सामने है और बहुत सही और सिंपल ऑप्शन है दोस्तों। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को दोस्तों। स्टॉप। दोस्तों इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग। कोलकाता 10 नंबर का क्वेश्चन है। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, कौन से रिवर के बैंक पे ऊपर कोलकाता सिचुएटेड है? तो गैंजेस, हुगली, दामोदर, पद्मा। तो दोस्तों आप अगर रिवर्स के बारे में थोड़ा पढ़ाई किया होगा आपने तो आप आंसर दे सकते हैं इसका। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हुगली। आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे अलग अलग रिवर और उनके बारे में दी है ऑप्शंस। हुगली, कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द हुगली रिवर। इट इज इम्पोर्टेंट सी पोर्ट इन द इंडिया। हुगली में इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है दोस्तों, हुगली नदी के ऊपर बनाया गया। गेंजेस, पटना और कानपुर उसके ऊपर सिचुएटेड है दोस्तों। दामोदर रिवर जो है, रिवर ट्रांसपोर्ट द इम्पोर्टेंट सिटीज़ लाइक आसनसोल, बोकारो एंड दुर्गापुर जो वेस्ट बंगाल में आता है, और झारखंड। दोस्तों ये सारे जो शहर है वो दामोदर रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। पद्मा के बारे में बात करेंगे। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ द पद्मा। पद्मा रिवर का जो वेस्टर्न बैंक है वहाँ पे मुर्शिदापुर डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड है दोस्तों। इट फ्लो डिवाइडिंग द राजशाही एंड मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। इसका जो फ्लो होता है पद्मा रिवर का वो मुर्शिदाबाद और राजशाही इन दोनों को डिवाइड करके जाता है, जो वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। एंड क्रिएटेड अ नेचुरल रिवर बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश। और वो जो रिवर है पद्मा रिवर वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक बॉर्डर बनाती है दोस्तों। अगर आप मैप देखा होगा आपने तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों पहले। दिस पैलेस लोकेटेड इन द ग्वालियर वॉज बिल्ट बाय द महाराजा ऑफ ग्वालियर जयाजी राव सिंधिया।
ऐसा कौन सा पैलेस है इनमें से जो महाराजा ग्वालियर के जयाजीराव सिंधिया इन्होंने बिल्ड किया था? इट हैज़ इटालियन एंड टस्कन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड इट इज़ नॉट अ म्यूजियम। उसमें इटालियन एंड टस्कन स्टाइल की आर्किटेक्चर की गई है और हाँ दोस्तों वो म्यूजियम नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हवा महल है और पहला ऑप्शन, लेक पैलेस है, उम्मेद भवन पैलेस है, जय विलास पैलेस है। दोस्तों यहाँ का आपको सही ऑप्शन जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन डी, जय विलास पैलेस। जय विलास पैलेस जो है उसको ही हम लोग जय विलास महल भी बोलते हैं। जय विलास महल इज ऑल्सो नोन एज द जय विलास पैलेस, इज द 19th सेंचुरी पैलेस इन द ग्वालियर। 19th सेंचुरी में बनाया गया था ग्वालियर में, मध्य प्रदेश। इट वॉज बिल्ट इन 1847 बाय जयाजीराव सिंधिया द महाराजा ऑफ ग्वालियर द ब्रिटिश पीरियड के टाइम की बात है दोस्तों। उस टाइम पे वहाँ के जो महाराजा थे जयाजीराव सिंधिया, उन्होंने वो ग्वालियर में एक महल बना था जय विलास पैलेस, उसको जय विलास महल भी बोला जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उम्मेद पैलेस कहाँ पे है? जोधपुर राजस्थान में है। लेक पैलेस उदयपुर राजस्थान में है। हवा महल पैलेस कहाँ पे? उदयपुर राजस्थान में है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है फूड इज स्टोर इन द रूट ऑफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं पोटैटो, ओनियन, स्वीट पोटैटो और जिंजर। तो उसका सही ऑप्शन है दोस्तों जिंजर। जिंजर आपका रूट में फूड को स्टोर करता है, तो जिंजर। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ये जो ऑप्शंस आपको दिए हैं ए बी सी डी, इसमें से चूज ऑप्शन करना है। क्वेश्चंस क्या है पहले समझ लेते हैं दोस्तों। इज द फास्टेस्ट हीलिंग बॉडी पार्ट्स, डैश डैश इज द फास्टेस्ट हीलिंग बॉडी पार्ट्स। उसमें स्किन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर इंटेस्टाइन और टंग। तो आपको दोस्तों ज़रा दिमाग के ऊपर जोर देना है और सही ऑप्शंस आपको इसमें से चूज़ करना है। तो इसका सही ऑप्शन जो है दोस्तों, हमारी जो टंग है वो आपकी सबसे फास्टेस्ट हीलिंग पार्ट होता है हमारी बॉडी का। क्यों फास्टेस्ट हीलिंग पार्ट होता है उसको समझ लेते हैं दोस्तों। टंग इज द फास्टेस्ट हीलिंग बॉडी पार्ट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा दैट मॉइस्चराइज द वाउंड, improve the immune response to the wound healing and contain the other wound healing promoting factors। हमारी टंग जो होती है वो मॉइस्चराइज होती है हमारी सलाइवा से कंटिन्यूसली, और सलाइवा में वाउंड हीलिंग करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है, जो कंटेंट ज़रूरी होता है वो हमारी सलाइवा में प्रेजेंट होता है। तो बहुत सी बार सलाइवा की किसी चीज़ से अगर हमारी टंग कट जाए या फिर कुछ उसमें वाउंड हो जाए तो सबसे जल्दी टंग की जख्म जो होती है, जो वाउंड होता है, वो टंग का रिकवर हो जाता है बिकॉज ऑफ फीचर्स प्रेजेंट इन द सलाइवा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है अयोध्या इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ डैश डैश रिवर। अगर आप रामायण महाभारत देखा होगा आपने, रामायण अगर देखते होंगे आप दोस्तों, तो इसका आंसर आप दे सकते हो इजीली। तो इसका सही ऑप्शन है सरयू नदी। सरयू नदी के बैंक के ऊपर अयोध्या सिचुएटेड है। अयोध्या इज द सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ होली रिवर सरयू। दिस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लेक मानसरोवर इन द हिमालयाज एंड मर्जेस विद द गंगा इन द बिहार। ये सरयू नदी जो है मानसरोवर से उसका उगम होता है और वो गंगा में जाके मिल जाती है बिहार में। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, जो क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़े होते हैं दोस्तों, फिलहाल अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ इतना मीनिंगफुल रहता नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको टाइम ज़्यादा लगता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक से पढ़ा करो केयरफुली। संजना फाउंड दैट एज अ सीड जर्मिनेट एंड सीडलिंग टर्न इनटू यंग प्लांट द साइज ऑफ द सीड लीव्स ग्रेजुअली बिकम स्मॉलर, इट इज़ बिकॉज। अगर संजना ने ऐसे ढूंढ के निकाली एक चीज़, क्या निकाली कि सीड जब जर्मिनेट होता है उसमें से सीड जब सीडलिंग में कन्वर्ट होता है तब वो जो सीड की साइज़ है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है? क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है द सीड लीव्स आर एब्जॉर्ब बैक इन द सीड कोट। नहीं, द सनलाइट वेटर्स द सीड लीव्स, द फूड इन द सीड लीव्स हैज़ बीन यूज बाय द ग्रोविंग प्लांट। और चौथा ऑप्शन जो है आपका नॉन ऑफ दिस है। तो इसका सही ऑप्शन जो है दोस्तों वो है द फूड इन द सीड लीव्स हैज़ बिकम यूज बाय द ग्रोइंग प्लांट। सीड में जो प्रेजेंट रहता है फूड वो ग्रोइंग प्लांट यूज़ करता है। जब तक वो प्लांट खुद के लीव्स से फोटोसिंथेसिस बना नहीं सकता तब तक जो सीड में प्रेजेंट रहता है फूड उसका वो यूज़ करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, द साइज ऑफ द सीड लीव्स ग्रेजुअली बिकम स्मॉलर बिकॉज
द फूड इन द सीड लीव्स हैज़ बिन यूज बाय द ग्रोइंग प्लांट अंटिल इट कैन फोटोसिंथेसाइज लेटर। जब तक वो फोटोसिंथेसिस से फूड नहीं बना लेता तब तक उसको ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिशंस जरूरी होते हैं वो खुद सीड में प्रेजेंट होते हैं। सीड के न्यूट्रिशन वो यूज़ करता है, इसलिए उसकी साइज़ छोटी छोटी होती जाती है सीड की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। एनिमल विच कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम इन डेजर्ट। बहुत सही क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों कैमल। कैमल ऐसा एक एनिमल है जो डेजर्ट एनिमल है और वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक बिना पानी के रह सकता है डेजर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द होली स्पेसीज द ओनली स्पेसीज वेयर द मेल बियर द यंग इज द। ऐसा एक ही प्रजाति है जो मेल होने के बाद भी उसके यंग वन को प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे डॉल्फिन, वेल, टॉर्टोइज और सी हॉर्स, तो मेल बियर द यंग वन विच इज़ यूनिक एडाप्टेशंस इन द एनिमल किंगडम। जनरली आप देखते हो दोस्तों मेल और फीमेल, तो मेल रिस्पॉन्सिबल होती है यंग वन को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन ये एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है सी हॉर्स की जो मेल होते हुए भी अपने यंग वन को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद दोस्तों सिंगिस चाम द डांस इज रिलेटेड टू द विच स्टेट। इसके ऊपर हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस आते ही दोस्तों डांस और उसके कल्चर के बारे में। तो इसका जो सही ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, आसाम, मणिपुर, सिक्किम, केरला। सिंगिस चाम ये कौन से स्टेट का डांस है? तो उसका सही जो ऑप्शन है दोस्तों, आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन सिक्किम इज द राइट ऑप्शन। सिक्किम इज द सिंगिस चाम डांस इज अ लॉयन डांस फॉर्म इन द सिक्किम वेयर बाय द डांसर्स परफॉर्म इन द लॉयन कॉस्ट्यूम्स दैट रिप्रेजेंट द स्नो लॉयन। लॉयन के कॉस्ट्यूम्स को पहन के जो सी लॉयन को रिप्रेजेंट करते हैं वो पहन के डांस किया जाता है, उसको हम लोग सिंगिस चाम बोलते हैं और वो सिक्किम स्टेट से रिलेटेड है। दोस्तों आसाम स्टेट से कौन सा डांस रिलेटेड है? तो बिहू, मणिपुरी डांस जिसको हम जागोईपोई बोलते हैं, और केरला में कथकली डांस किया जाता है। दोस्तों ये स्टेट्स और उनके डांस, उसके बारे में आप थोड़ा केयरफुली पढ़िए, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे ही जाए। दोस्तों तो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल। दोस्तों व्हीकल जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर होती है उसका जो स्पीड मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है? आप सबको पता है, आपके सामने अगर आप 2 व्हीलर चलाते होंगे तो आपके सामने वो डैशबोर्ड के ऊपर रहता है। तो उसका जो ऑप्शन दिए है यहाँ पे स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फोटोमीटर, टेकोमीटर। तो दोस्तों सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर से हम लोग व्हीकल का स्पीड मेजर करते हैं दोस्तों। और बाकी जो डिवाइस यहाँ पे दिए हैं उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। स्पीडोमीटर और ओडोमीटर ये दोनों एक दूसरे के आजू बाजू ही 2 व्हीलर में पुट किए रहते हैं। अगर आप अभी व्हीकल देखोगे तो उसमें डिजिटल मीटर भी बिठाया है दोस्तों, वो डायरेक्ट आपको डिजिटली रीडिंग देते हैं। ओडोमीटर की बात करेंगे तो ओडोमीटर क्या है दोस्तों? ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द व्हीकल सच एज द बाइक और कार। ओडोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों एक दूसरे के आजू बाजू में रहते हैं। स्पीडोमीटर आपको व्हीकल्स का स्पीड बताता है कि आप कितने स्पीड से चल रहे हो, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, वहाँ पे 90 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, उसके बियॉन्ड अगर जाते हो तो आप रेड डेंजर जोन में हो, ऐसे भी आपको स्पीडोमीटर बताता है। उसके बाद ओडोमीटर आपको कितना डिस्टेंस अब तक आपकी व्हीकल ट्रैवल कर चुकी है ये चीज़ बताती है, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बताती है। फोटोमीटर क्या है? फोटोमीटर इज़ यूज टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटोमीटर मेजर लुमिनेंस, इल्यूमेंस, इरेडियंस, लाइट एब्सॉर्प्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फ्लूरोसेंस, फोटोसेंस, लुमिनेंस, ये सारी चीज़ें आपको फोटोमीटर बताता है दोस्तों। ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद टेकोमीटर की बात करेंगे तो टेकोमीटर क्या है? टेकोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द रोटेशन स्पीड ऑफ द शाफ्ट, और जिसको हम लोग आरपीएम बोलते हैं, शाफ्ट या फिर डिस्क, उसका जो आरपीएम होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट, उसको मेजर करने के लिए टेकोमीटर यूज़ किया जाता है। इट इज़ डिज़ाइन टू मेजर द रिवोल्यूशन पर मिनट, मीन्स आरपीएम, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का आरपीएम मेजर करने के लिए टेकोमीटर को यूज़ किया जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द स्पोर्ट वेयर पीपल यूज बोर्ड विथ स्मॉल व्हील्स। बोर्ड के साथ अटैच होते हैं स्मॉल व्हील्स। ऐसा कौन सा स्पोर्ट है जिसमें ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट या फिर ऐसा एक स्पोर्ट आइटम यूज़ किया जाता है? सो पैरामोटरिंग, स्केटिंग, स्काई डाइविंग और स्केटबोर्ड। तो दोस्तों आपको नाम से ही आप
आइडेंटिफाई कर पाओगे। स्केट बोर्डिंग जो है वो आपका सही ऑप्शन है। स्केट बोर्डिंग, उसमें क्या होता है दोस्तों, ऐसा एक पैड होता है, उसके नीचे जो व्हील्स लगाए होते हैं, आपको अपने टीवी में या फिर किसी बंदे को करते हुए देखा होगा। स्केटबोर्डिंग इज द फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट in which the person ride the standing balance on the small board mounted on wheels। स्मॉल बोर्ड के ऊपर, व्हील्स के ऊपर स्मॉल बोर्ड माउंटेड किया रहता है, उसके ऊपर दोस्तों स्केटबोर्डिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दिस अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज द लोटस डेकोरेशंस एंड इट इज इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। दोस्तों अवार्ड्स के बारे में हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए है अर्जुन अवार्ड, भारत रत्न, पद्म विभूषण एंड अशोक चक्र। इसमें से आपको चूज करना है कि लोटस डेकोरेशंस जिसके ऊपर किया है ऐसा अवार्ड कौन सा है, और वो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। दोस्तों सबसे पहला जो अवार्ड होता है वो अवार्ड होता है आपका भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, ये आपका सही ऑप्शन है दोस्तों। अशोक चक्र और अर्जुन अवार्ड खेल के लिए दिया जाता है, तो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है उसका सही ऑप्शन आपका पद्म विभूषण है। उसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं दोस्तों। पद्म विभूषण, द पद्म विभूषण अवार्ड इज लोकस डेकोरेशन इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया आफ्टर द भारत रत्न। भारत रत्न के बाद सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कोई दिया जाता है वो होता है पद्म विभूषण। द अवार्ड गिवन फॉर द एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस, आपने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया होता है अपने फील्ड में, उसके लिए आपको पद्म विभूषण दिया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। डैश डैश इज द फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन टू विन द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2007। तो आपको ऑप्शन दिए हैं विश्वनाथन आनंद, सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर। सुनील गावस्कर, कपिल देव और सचिन तेंदुलकर ये तीनों रिलेटेड है क्रिकेट से, और दोस्तों विश्वनाथन आनंद जो है वो रिलेट करते हैं चेस से। तो ये जो फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन जिनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था 2007 में, उसका राइट ऑप्शन जो है दोस्तों, वो राइट ऑप्शन आपका है विश्वनाथन आनंद। उनको 2007 में ये अवार्ड दिया गया था दोस्तों। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और उस अवार्ड के बारे में भी देख लेते हैं। नेक्स्ट, सुनील गावस्कर को कब अवार्ड दिया गया था? इनको 1980 में गावस्कर रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड फॉर, पद्म भूषण अवार्ड उनको दिया गया था फॉर हिज सक्सेसफुल इंटरनेशनल क्रिकेट करियर। उसके लिए उनका जो योगदान था क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनके लिए उनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था फ्रॉम द प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी, इनके हाथों से उनको अवार्ड दिया गया था। कपिल देव, इन 1982 कपिल देव वॉज अवार्डेड द पद्मश्री एंड 1991 में उनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। सचिन तेंदुलकर को जो सबसे पहला अवार्ड होता है हमारा, वो अवार्ड होता है भारत रत्न, उनको 2014 में दिया गया था उनके क्रिकेट के रिटायरमेंट के बाद। दोस्तों तेंदुलकर बिकम द फर्स्ट एंड ओनली द क्रिकेटर टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड, इंडियाज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इकलौते सचिन तेंदुलकर ही ऐसे क्रिकेटर है जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों अब तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। व्हाट इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज। यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको कहते हैं दोस्तों? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता है कि पहले ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। इट हैज़ मेनी यूजेस। यूनिवर्सल वाटर इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इट हैज़ मेनी यूजेस, उसके ज़्यादा यूजेस है इसलिए। इट कैन रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ डस्ट, इसलिए। इट इज़ द मीडियम इन विच ऑल बॉडी मेटाबॉलिज्म हैपन्स, उसमें ऑल बॉडी मेटाबॉलिज्म हैपन्स होते हैं इसलिए। या फिर डी ऑप्शन है इट कैन डिजॉल्व मेनी सब्सटेंसेस। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है डी, इट कैन डिजॉल्व मेनी सब्सटेंसेस। उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस डिजॉल्व होते हैं इसलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इट कैन डिजॉल्व मेनी सब्सटेंसेस, इसलिए दोस्तों वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। 24 नंबर का क्वेश्चन है रामायणा। इन रामायणा वेयर डिड लॉर्ड राम मैरी सीता। राम जी जो थे, प्रभु राम जी,
उनका सीता जी के साथ विवाह कहाँ पे हुआ था? अगर आप रामायण महाभारत की सीरियल देखते होंगे दोस्तों तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा। तो ऑप्शन आपको दिए हैं अयोध्या, अयोध्या जो प्रभु रामचंद्र जी का निवास स्थान है वहाँ पे तो नहीं है दोस्तों। पंचवटी नासिक में आता है, वहाँ पे भी नहीं है। चित्रकूट दोस्तों, ऑप्शन डी जो है वो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। जनकपुरी, राजा जनक की पुत्री थी सीता माता, उनका विवाह प्रभु रामचंद्र से हुआ था। दोस्तों ये चीज़ें आपको, हमारे जो एपिक्स है उनके बारे में भी आपको क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, वो भी स्टोरीज आपको पता होनी चाहिए। तो जनकपुरी आपका सही ऑप्शन है दोस्तों। और जनकपुरी ये जो है दोस्तों कैपिटल ऑफ मिथिला, जनकपुरी जो है वो मिथिला राज्य की कैपिटल थी उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल द ब्लैंक्स। माउंटेन्स अरेंज इन द लाइन इज नोन एज। माउंटेन्स को अगर लाइंस में अरेंज किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अगर आप जियोग्राफी का अच्छे से स्टडी किया होगा आपने तो आपको जल्द से पता चल जाएगा। ऑप्शन है आपके लिए रेंज, फोल्ड माउंटेन्स, पिक, टेबल माउंटेन। टेबल माउंटेन जो बैलेंस रहेगा, प्लेन रहेगा। पिक यानी कि माउंटेन का टॉप होता है दोस्तों। फोल्ड माउंटेन्स भी उसको नहीं कहा जाता। उसका करेक्ट ऑप्शन जो है आंसर वो है रेंज। रेंज को जो आपकी माउंटेन्स की को अरेंज किया जाता है लाइन में, उसको कहा जाता है रेंज। माउंटेन रेंज जनरली हम लोग बोलते हैं, जैसे कि मराठी में भी हम लोग बोलते हैं सह्याद्री चारांगा या फिर माउंटेनियस रेंज, ये वर्ड जो है हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन था वो रेंज उसका सही करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। ऐसे ही जीके जो क्वेश्चंस है, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है, उसके लिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपकमिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को नोटिफिकेशन आप प्रेस कर दिए दोस्तों, जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी। और दोस्तों हमारी जो इंसेप्शन एकेडमी है उसमें RIMC, RMS, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल, नवोदया, इसकी ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस चलती है और अभी बैचेस शुरू है दोस्तों। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमें नीचे दिए फ़ोन नंबर्स के ऊपर कॉल करके डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे बहुत सारे जीके के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस उसकी हम लोग पूरी सीरीज़ लेके आए हैं दोस्तों। तो उसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।